नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। लास्ट टाइम तक हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ा था, आज हमने पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। देखिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है, वो आइसोमर्स जो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को यानी पीपीएल को रोटेट कर देते हैं, उनको क्या बोला जाता है, हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ इन आइसोमर्स तो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर सकते हैं, राइट साइड पे रोटेट करते हैं। जो राइट साइड पे रोटेट करते हैं उनको क्या बोला जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल डी से या फिर प्लस साइन से। और वो आइसोमर्स जो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज को लेफ्ट राइट साइड पे रोटेट करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, लीवो रोटेटरी, जिसको हम क्या करते हैं स्मॉल एल से या फिर माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे, दोज आइसोमर्स विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, वो स्टीरियो आइसोमर्स या फिर वो आइसोमर्स जो क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हो जिनके, उनको क्या बोला जाता है, इनैंशियोमर्स। मान लीजिए जैसे कि चलिए अब एग्जांपल करते हैं, उसमें देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं। सबसे पहले तो देखिए ये वाला एग्जांपल उठाते हैं हम। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखें तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सिस फॉर्म में भी और ट्रांसफॉर्म में भी। पहले इसकी दोनों फॉर्म्स बनाते हैं हम। इसको इस तरीके से, ये क्या बनाया मैंने, EN यानी इथाइलिन डाइमीन। ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है, तो इसको इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। वैसे एक्चुअल में ये है क्या, इस तरीके से बनाते हैं इसको। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। इस पे क्या लिख देते हैं, सिर्फ EN लिख देते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या आ गए, दो बाइडेंटेड लिगेंड आ गए, और एक क्या आ जाएगा आपके पास, Cl इधर आ जाएगा, और एक Cl क्या आ जाएगा आपके पास, इधर आ जाएगा। ठीक है, एक आपके पास इस टाइप से बन गया। ये कौन सा आइसोमर बना, ट्रांस आइसोमर, क्योंकि दोनों Cl क्या हैं, ऑपोजिट टू ईच अदर हैं, तो ये क्या बन गया आपके पास, एक ट्रांस आइसोमर। इसका हम एक सिस आइसोमर भी बना सकते हैं। किस टाइप से बनेगा सिस आइसोमर, ये क्या बन गया आपके पास, इसका सिस आइसोमर, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या थे, दो Cl क्या थे, ऑपोजिट टू ईच अदर, दैट्स व्हाई इट इज ट्रांस। इसमें क्या है, एक ही साइड पे है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सिस। अब देखिए अगर मैं इसमें मिरर लगा के इसकी इमेज बनाते हैं, अगर हम ये क्या करा हमने, इसमें मिरर लगा दिया। जब मिरर लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये इसी टाइप से बन जाएगा कुछ। ठीक है, इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो क्या बनेगा, इसकी मिरर इमेज अगर हमने बनाई तो बना ये। तो देखिए क्या है, ये क्या है, इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएगा। अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रख देते हो तो ये पूरा का पूरा क्या कर लेगा, इसको कवर कर लेगा। मतलब अगर मैं इसको लाके फ्रंट पे रखूं तो आपको बैक साइड वाला जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ तो आपको बैक साइड का पार्ट जरूर दिखाई देगा। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, EN दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके पास EN नहीं है। यहाँ पे आपके पास कोई भी पार्ट नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ये स्पेस एम्प्टी है यहाँ पे, ये वाला स्पेस, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, EN की बॉन्डिंग आपको दिखाई देगी। तो अगर मैं बात करूँ सिस की, तो सिस क्या है आपके पास, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। लेकिन अगर मैं ट्रांस की बात करूँ तो वो क्या है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। तो जो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं उनको क्या बोला जाता है, इनैंशियोमर्स बोला जाता है। तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, तो क्या पूछेंगे कि कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव होगा या फिर इनैंशियोमर होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगर मैं सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म की बात करता हूँ तो सिर्फ सिस फॉर्म ही ऐसी है जो क्या आएगी आपके पास, इनैंशियोमरी फॉर्म में होगी, यानी ऑप्टिकली एक्टिव होगी। जो ट्रांसफॉर्म होगी वो क्या होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। ठीक है, ट्रांसफॉर्म क्या होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगी या फिर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो अगर आप ट्रांस को बनाते हो तो वो क्या बन जाता है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बन जाते हैं। तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की, तो ये क्या है आपके पास, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, बाकी क्या, अगर हम ये स्ट्रक्चर बना के देखें, समझ में लगा ये ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव कौन से होंगे। बाकी अभी ये स्ट्रक्चर बना के देखिए, इसी को क्या देखते हैं,
अब देखिए दूसरे हम इस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम के साथ क्या लगे हुए हैं, 3 EN यानी इथाइलिन डायमीन ग्रुप लगे हुए हैं। इस टाइप से जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो क्या बनेगी मिरर इमेज, जो इस साइड वाला पार्ट है वो क्या आएगा, वो इस साइड आ जाएगा, यानी जो राइट वाला है वो कहाँ पे दिखेगा आपको, लेफ्ट साइड में दिखेगा, और जो राइट लेफ्ट वाला है वो राइट में दिखेगा। अब देखिए जब आप इसको इसके ऊपर इंपोज करते हो तो आपको क्या मिलती है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज मिलती है। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, ऑप्टिकल एक्टिव, ये भी क्या हो गया आपके पास, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म जो क्या होगी, इनएक्टिव। सिस फॉर्म क्या हो जाएगी आपके पास, एक्टिव फॉर्म। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, सेम स्ट्रक्चर बनेगा, क्या आ जाएगा, EN की जगह क्या आ जाएगा, OX आ जाएगा। तो ये भी क्या आ गया आपके पास, ऑप्टिकली एक्टिव। तो देखो लास्ट में कंक्लूड क्या करना है, जब भी आपके पास अगर सारे के सारे बाइडेंटेड लिगेंड लगे हुए हैं, जैसे कि देखो ये बाइडेंटेड लिगेंड था, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड था, तो वो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर आप देखें EDTA का, ठीक है, EDTA का स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बनाएंगे हम, कॉम्प्लिकेटेड होता है, बुक में से देखना स्ट्रक्चर। ठीक है, जो EDTA का कॉम्प्लेक्स होता है, मान लीजिए कोई भी EDTA का कॉम्प्लेक्स अगर आपको दे रखा है तो वो भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो जितने भी आपके पास अगर सारे के सारे बाइडेंटेड लिगेंड लगे हों या हेक्साडेंटेड लिगेंड लगे हों, या फिर अगर हम बात करें इस टाइप के जिसमें सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करता है, तो जो सिस फॉर्म होगी वो क्या होगी, एक्टिव होगी, लेकिन ट्रांसफॉर्म क्या होगी, इनएक्टिव होगी। तो आपके पास क्या दे सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं, क्वेश्चन में आपसे ऑप्शन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये एक ऑप्शन दे दिया, ये ऑप्शन दे दिया, ये ऑप्शन दे दिया, और लास्ट में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, A and B आर ऑप्टिकली एक्टिव, B पूछ लेंगे A and C आर ऑप्टिकली एक्टिव, C पूछ लेंगे B and C आर ऑप्टिकली एक्टिव, या फिर D पूछ लेंगे जैसे, ठीक है, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, करेक्ट ऑप्शन देखना पड़ेगा। अगर आपके पास इस टाइप से हैं, मतलब कि बाइडेंटेड लिगेंड लगे हुए हैं सारे के सारे, तो वो क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें अगर देखते हैं तो ट्रांस इनएक्टिव, सिस एक्टिव, और EDTA में क्या होता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। कुछ पूछना है इसमें, कोई डाउट है नहीं? तो नेक्स्ट चलते हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, VBT पे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और VBT। देखिए VBT से क्या पता चलता है हमें, जितने भी आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चलता है। देखिए VBT कहती है क्या, कुछ अजम्पशंस थी इसकी, जैसे कि मेटल आयन और एटम प्रोवाइड्स एम्प्टी d orbitals which is equal to coordination number to form a coordinate bond। क्या है पहली अजम्पशन, देखिए जो मेटल आयन या फिर मेटल एटम जो होगा वो क्या करेगा, अपने d ऑर्बिटल्स या फिर अपने d ऑर्बिटल्स भी छोड़िए, बोलिए अपने ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करवाएगा, एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करवाएगा, किस चीज़ के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, और जो जितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, जितना उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। मान लीजिए अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो कितने एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाएगा, 4। अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कितने एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाएगा, 6। ठीक है, जो आपके पास ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, n-1d, ns, np या फिर nd ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में।
ठीक है। जो ये ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करवा रहा है मेटल, जो ये ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करवा रहा है, ये बाद में क्या कर जाएंगे, हाइब्रिडाइज कर जाएंगे। ठीक है, दीज एम्प्टी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज टू फॉर्म अ सेट ऑफ hybrid orbitals of almost equal energy। ठीक है, जो ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करवा रहा है मेटल, वो बाद में क्या कर जाएंगे, वो आपस में क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, और ओवरलैप करके क्या देंगे आपको, सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें तो दो तरीके से होता है, या तो ये टेट्राहेड्रल होता है, क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। अगर टेट्राहेड्रल होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है आपके पास, sp3। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें स्क्वायर प्लेनर की तो वो होती है dsp2। तो देखिए जो ये sp3 और dsp2 हैं, ये क्या है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स थे जो मेटल ने प्रोवाइड करवाए थे, और वो बाद में क्या हो गए हैं, आपस में हाइब्रिडाइज हो गए हैं। तो क्या देते हैं, देखो हाइब्रिडाइज होकर क्या देते हैं, सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है। वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब ये केस हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, लिगेंड्स आते हैं, और लिगेंड्स क्या करते हैं, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स में डोनेट करते हैं। ठीक है, लिगेंड्स डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस एम्प्टी ऑर्बिटल्स to form a coordinate bond। ठीक है, समझ में लगा क्या केस हो रहा है। सबसे पहले क्या होगा, मेटल एटम या फिर मेटल आयन होगा, वो क्या करेगा, जितने भी उसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, वो क्या करेगा, प्रोवाइड करवाएगा। फिर वो ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज्ड करेंगे। हाइब्रिडाइज करके आपको क्या मिलेगा, सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे जो भी होगा। उसके बाद क्या होगा, फिर लिगेंड्स आएंगे। लिगेंड्स क्या करेंगे, अपने जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, वो क्या करेगा, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या करेगा, डोनेट करेगा, जिससे क्या बनेगी, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगी। इसी से क्या बनता है आपके पास, मेटल टू लिगेंड एक बॉन्ड बनती है। ठीक है, समझ में लगा। अब देखिए यहाँ पे जो मेन अजम्पशंस थी वो याद रखना कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट करैक्टर की बात की गई थी। मतलब क्या कहा गया है कि जो ये बॉन्ड होगी, लिगेंड टू मेटल बॉन्ड जो होगी वो क्या होगी, प्योरली कोवलेंट होगी, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक करैक्टर नहीं होगा। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, CFT करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करेंगे, वहाँ पे इस अजम्पशन को क्या करेंगे, हम बिल्कुल रिवर्स करके चलेंगे। इसलिए बता रहा हूँ कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो अज्यूम किया गया था वो क्या था, कोवलेंट करैक्टर को अज्यूम किया गया था। ठीक है, समझ में लगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने करना क्या है, पहले हमने क्या देखना है, मेटल आयन देखना है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी है। उसके बाद हमने देखना है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसकी बॉन्डिंग करनी है। सिर्फ ये केस हमने करने हैं, स्टडी करने हैं। अब देखिए इससे पहले क्या है, एक चीज़ और देखिए, यहाँ तक लगा समझ में। अब एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का। ये आपने सुना होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, कुछ लिगेंड्स क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। मतलब क्या होता है कि कुछ लिगेंड्स तो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करवा देते हैं। लेकिन जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं उस केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होती। ठीक है, अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोई लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है। तो थोड़ा सा हमने पहले उसके बारे में स्टडी करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, लिखिए, in order to form a strong bond, strong covalent ब्रैकेट में लिख लेना कोऑर्डिनेट,
इन ऑर्डर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो अब अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनानी है तो अगर हम लिगेंड की बात करते हैं एक तरफ और एक तरफ करते हैं क्या हम मेटल की बात। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बनेगी? जब लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी वो क्या होना चाहिए, अच्छा लुईस बेस होना चाहिए। लुईस बेस क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब देखो अगर हम बात करूं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। जितनी कम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी वो इतना ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर पाएगा। तो अगर लिगेंड की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी शुड बी लेस। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर दूसरी तरफ हम बात करें, अगर ये लुईस बेस है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन जल्दी देने हैं, तो मेटल क्या होना चाहिए, अच्छा लुईस एसिड होना चाहिए, मतलब जो जल्दी से एक्सेप्ट कर ले। तो अगर हम बात करें तो मेटल को क्या होना चाहिए, अच्छा लुईस एसिड होना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की बात करें, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है, इसमें आप पॉइंट लिख सकते हो यही वाला कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होना चाहिए, इसका ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी लेस होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए लिगेंड का, स्मॉल होना चाहिए। जितना स्मॉल लिगेंड होगा वो उतनी जल्दी मूव कर पाएगा और उतना ही जल्दी क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए। इस केस में भी साइज क्या होना चाहिए आपके पास, मेटल आयन का स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, देखो जब जब आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लुईस बेस होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगी, लेस होगी, और उसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, तब तक वो क्या होगा, गुड लिगेंड होगा। ठीक है, गुड लिगेंड होगा। अब देखिए अगर मैं बात करूं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की। कार्बन का साइज क्या है, सबसे कार्बन का साइज स्मॉल है, मतलब इन सारों का साइज क्या है, स्मॉल है बेसिकली। ठीक है, अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की। अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या होगा, बैड लिगेंड, मतलब इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा तो क्या करेगा, बॉन्ड बहुत ईजिली नहीं बना पाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा बॉन्ड बनाना। तो अगर मैं इसमें बॉन्ड ऑर्डर देखूं तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या होगा, कार्बन होगा। कार्बन कम इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा वो कौन बनाएगा, कार्बन बनाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख लो, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑर्डर वो था और जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो ये होगा, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या बनाएगा, ये। तो अगर हम बात करें कार्बन और नाइट्रोजन की, तो ये जनरली क्या होते हैं आपके पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये क्या होते हैं आपके पास, जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। और जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन होते हैं ये क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। यहाँ तक बात समझ में लगी। उसके बाद देखिए अगर मैं एग्जांपल भी बताऊं, कार्बोनिल नाइट्राइल, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अमोनिया, इथाइलिन डाइमीन, EN नाइट्रोजन डोनर होता है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, वाटर की, वीक फील्ड लिगेंड है। ऑक्सालेट, वीक फील्ड लिगेंड है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे आपके पास, वीक फील्ड लिगेंड हो जाएंगे। ठीक है, बस आपने क्या देखना है कि डोनर एटम कौन है। अगर डोनर एटम कार्बन और नाइट्रोजन है तो वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। और अगर डोनर एटम आपके पास ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कोई भी हेलोजन या फिर सल्फर है तो वो क्या हो जाएंगे, वीक फील्ड लिगेंड हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, अगर डोनेशन कार्बन नाइट्रोजन से हो रही है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, अदरवाइज क्या है, वो वीक फील्ड है। ठीक है, लेकिन कुछ भी एक्सेप्शन के बिना तो चलता नहीं, तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो नोट कीजिए, उन एक्सेप्शंस को याद रखना है। लिखिए, ऑक्सीजन इज अ वीक फील्ड लिगेंड बट एक्ट एज अ strong field ligand for this.
ऑक्सीजन वैसे तो वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन अगर आपके पास कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है या फिर कॉपर 2 पॉजिटिव है, उस केस के अंदर जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अमोनिया की, अमोनिया में बहुत दिक्कत आती है। अमोनिया वैसे तो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बट एक्ट एज अ वीक फील्ड लिगेंड। वैसे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन क्या है, वीक फील्ड की तरह काम करेगा। कब, जब आपके पास क्या हो, क्रोमियम 2 पॉजिटिव में हो, मैग्नीज 2 पॉजिटिव में हो, आयरन 2 पॉजिटिव में हो, या फिर कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में हो। अगर आपके पास ये 4 केस होंगे तो जो अमोनिया होगा वो क्या करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। अदरवाइज अमोनिया हर जगह क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में लगी। तो 2 बातें बताइए मैंने। सबसे पहले कार्बन और नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और हैलोजन क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन जो है वैसे तो वीक फील्ड है, लेकिन अगर हम बात करें कोबाल्ट 3 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव के केस में ऑक्सीजन क्या हो जाता है आपके पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। अमोनिया वैसे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन इन केसेस में वो क्या करता है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। ठीक है। अब तक ये जो सारी मैंने बात बताई थी, ये तब तक के लिए थी जब तक आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट या तो 2 पॉजिटिव है या 3 पॉजिटिव है, या 2 पॉजिटिव है या 3 पॉजिटिव है। एक नोट करो पॉइंट और, ऑल द लिगेंड्स विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर मेटल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब क्या है, अगर कोई भी मेटल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कौन सा है, वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ही काम करेगा। ठीक है। ऑल द लिगेंड्स विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर मेटल 4 पॉजिटिव एंड फॉर 4D एंड 5D सीरीज। समझ में लगी ये बात। या तो क्या हो, मेटल क्या हो, 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, या फिर क्या हो 4D और 5D सीरीज का हो। मतलब क्या है, 3D सीरीज का ना हो के 4D और 5D का हो, तब भी मेटल जो होगा, सॉरी जो लिगेंड होगा वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा। तो ये 3 पॉइंट जो हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। क्या है, ऑक्सीजन वीक फील्ड है लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है इस केस में। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है लेकिन वीक फील्ड की तरह काम करता है इन 4 केसेस में। उसके बाद क्या है, जो भी है मैंने बताया आपके पास, ऑल द लिगेंड्स विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेंगे। अगर आपके पास मेटल क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या फिर मेटल क्या हो, 4D या फिर 5D सीरीज का हो। ठीक है। अब आपको इस चीज़ से ये पता चल जाना चाहिए कि किस केस में आपको पेयरिंग करवानी है और किस केस में आपको पेयरिंग नहीं करवानी है। ये चीज़ समझ में लगी। VBD के एग्जांपल करें अब। ठीक है। अब आपको बस इस चीज़ को ये याद रखना है कि आपको कहाँ पे पेयरिंग होगी, कहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, उससे ज्योमेट्री पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। चलिए, कोई डाउट हो तो इसमें पूछिए, अदरवाइज इसको कर दूँ मेरा। आगे समझ में ये। अब देखिए, आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर तो बहुत सारे होते हैं, +2, +3, +4, +5, +6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक कोऑर्डिनेशन नंबर चला जाता है। लेकिन आपने जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सिर्फ 2 कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की स्टडी करनी है। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप से एग्जिस्ट करती है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन। या तो वो क्या हो जाए, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाए, या क्या हो, dsp2। अगर sp3 होता है तो वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। अगर dsp2 होता है वो क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ये ऑक्टाहेड्रल ही होता है, लेकिन इसमें हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। एक होती है आपके पास sp3d2, एक होती है d2sp3। देखिए, इनको अब क्या बोला जाता है। अब इसमें देखो, d ऑर्बिटल जो है वो क्या है, राइट साइड पे है। अगर राइट साइड पे यानी आउटर साइड पे है तो इनको क्या बोला जाता है, आउटर कॉम्प्लेक्स।
या फिर अब देखो इसमें डी ऑर्बिटल क्या है, अंदर वाली साइड है, इनर साइड, तो इनको बोलता है इनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आउटर कॉम्प्लेक्स और इनर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद अब देखिए क्या है, मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, ये क्या है आपके पास एग्जांपल्स हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट है, जो डी ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ये डी ऑर्बिटल टोटल 5 तरह के होते हैं, आपको मालूम है कौन कौन से, DXY, YZ, ZX, X² Y² और DZ²। ठीक है, अब ये वाला डी कौन सा है ये आपको नहीं पता, तो जो ये वाला डी होता है वो कौन सा होता है, DX² और Y² वाला होता है। मतलब ये वाला ऑर्बिटल होता है, ये वाला डी जो होता है DsP2 में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द डी ऑर्बिटल विच इज इन्वॉल्व इन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इन द केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस इज DX² Y²। ठीक है, इसके अंदर जो दो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों में सेम होते हैं, DX² Y², DZ²। समझ में लगी ये बात? ठीक है, इस केस में तो क्या होगा, DX² Y² होगा, उसमें क्या होता है DX² Y² DZ²। यहां तक कोई डाउट? देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही पढ़ने हैं हमने, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप से होते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल में क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेनर में क्या होती है, DsP2। ऑक्टाहेड्रल में आपके पास 2 केसेस होते हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है या फिर d2sp3। जो आपके पास sp3d2 होती है इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर d2sp3 होती है उसको क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं DsP2 में वो क्या होते हैं, DX² Y²। इसमें क्या होता है, DX² Y² और DZ²। ठीक है, अब देखिए लिस्ट दे रहा हूं मैं आपको, इनको सोल्व करेंगे एक एक करके। ठीक है, ये वो कॉम्प्लेक्सेस हैं आपके पास जो जनरली देखे जाते हैं सिलेबस में, और इसमें क्या होता है आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp3 होती है। मतलब ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो क्या होंगे आपके पास, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की। कुछ स्क्वायर प्लेनर आपके पास बहुत कम देखने को मिलते हैं। टू पॉजिटिव होगा आई थिंक ये है आपके पास स्क्वायर प्लेनर। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपके पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हैं और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हैं।
तो ये आपके पास एक लिस्ट है जिसमें आपके पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है मैक्सिमम, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर आपके पास हैं, आउटर कॉम्प्लेक्स हैं और इनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब देखिए इनको सोल्व कैसे करना है, यहाँ तक आया समझ में? कोई डाउट? कर लिया नोट ये ऊपर वाला? अब इनके कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं, दो एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी सब आप खुद सॉल्व करोगे। अब देखिए सबसे पहला हम केस कर रहे हैं FeCl4 नेगेटिव का। FeCl4 नेगेटिव, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे क्या आएगा, X पे +3, ठीक है, यानी मेटल क्या है यहाँ पे, आयरन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब कितने हो गए इस पे, D5 सिस्टम। क्या सिस्टम होगा, D5 या D6? बोलो भाई, इतना टाइम नहीं लगता। D5 सिस्टम होगा ये। 3D सीरीज टिप्स पे होनी चाहिए। +2 में कब क्या बनता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, अच्छे से टिप्स पे होना चाहिए। इतना टाइम वहाँ पेपर में नहीं मिलेगा सोचने के लिए, ठीक है। ये क्या आपके पास Fe3 पॉजिटिव जो होता है आपके पास क्या होता है, D5 सिस्टम होता है। D5 सिस्टम यानी एक तो ये आपके पास क्या होगा 3D ऑर्बिटल, ठीक है। 3D के बाद आपके पास आता है 4s, 4s के बाद आपके पास आता है 4p, और 4p के बाद आपके पास आता है 4d। ये ऑर्बिटल की सीरीज होती है, ठीक है। अब देखिए क्या है, आपको क्या बताना है, मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा था कि जो आपके पास मेटल ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या करेंगे, अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करवाएंगे। और कितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कराएंगे, जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। तो इसने कितने ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करवाने हैं, 4 ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करवाने हैं। अब देखो ये तो एम्प्टी नहीं है और ये एम्प्टी हो भी नहीं सकते क्योंकि Cl जो है वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। हम इनको एम्प्टी करवा सकते थे, अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो हम इसको एम्प्टी करवा देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वीक फील्ड लिगेंड है तो एम्प्टी नहीं करवाएगा। तो क्या होगा, ये 3 ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, आपस में ओवरलैप करके हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और यहाँ से आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल जाएगी, sp3, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, sp3 हाइब्रिडाइज। जो ये sp3 हाइब्रिडाइज बना है, बाद में क्या आएगा, Cl आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। हर एक Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा यहाँ पे। तो देखो sp3 बन रहा है, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें निकल टेट्रा कार्बोनिल की, क्या नाम है इसका, निकल टेट्रा कार्बोनिल। इसका स्ट्रक्चर याद रखना पहले। चलिए निकल टेट्रा कार्बोनिल करते हैं। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी निकल की, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल 0। कार्बोनिल इज अ न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। कार्बोनिल जो होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो X + 0 = 0, तो X = 0, यानी निकल क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब 3d8 4s2, यही मतलब होगा 3d8 4s2। निकल अगर 0 में होगा तो 3d8 4s2। अब बनाइए इसको, ठीक है, यही होगा 3d8 4s2। अब यहाँ पे कार्बोनिल है, कार्बोनिल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवाता है, पेयरिंग करवाता है। तो ये क्या करेगा, ये s के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या आ जाएंगे, उठ के इस d वाले में आ जाएंगे, ठीक है। इस s के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, शिफ्ट होके इस वाले ऑर्बिटल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपके पास पेयरिंग हो जाएगी। अब क्या हो चुका है आपके पास, वो s ऑर्बिटल क्या हो चुका है, खाली हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है। तो अब ये वाला s और नेक्स्ट वाले 3p क्या हो जाएंगे, आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा आपके पास sp3,
तो क्या बन गया इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो बनाना आता है टेट्राहेड्रल कैसा होता है, ठीक है, समझ में लगा ये कैसे हुआ। तो क्या होगा, s के इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, शिफ्ट होके d में आ जाएंगे, तो आपके पास s ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड। समझ में लगा ये। चलिए बाकी एग्जांपल आप ट्राई करना, सेम इसी बेसिस पे हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए स्क्वायर प्लेनर के केस पे। निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहीं से देख लो, ये वाला केस कर रहे हैं अब हम। निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, निकल इज इन 2 पॉजिटिव, ठीक है, निकल 2 पॉजिटिव में है, इसका मतलब क्या हो गया 3d8 Cn माइनस चार्ज होता है, x -4 -2 x इज इक्वल टू +2, ठीक है। आपके केस तक आप अपना याद रखिए, मेटल है, ठीक है, मेटल पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं वो हायर लेवल पे आती हैं। आपके तक क्या है, अगर आपके पास कहीं पे भी मेटल पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो, दोबारा चेक करो उसको, ठीक है। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, तो इन पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कहीं पे भी मैंने नेगेटिव का कहीं पे भी आपको कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी नेगेटिव आ रही है तो चेक करो कहाँ पे गलती कर रहे हो। तो ये आ गया आपके पास। अब देखिए Cn जो है, नेक्स्ट आपके पास s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है। अब देखो Cn जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करवाएगा, पेयरिंग करवा देगा। यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके पेयर अप हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे जाके पेयर हो गया तो ये वाला ऑर्बिटल क्या हो गया, अब एम्प्टी हो गया, एंड नाउ इट इज अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल है। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल है तो क्या आ जाएगा, आपको 4 ही चाहिए, 4 ऑर्बिटल्स चाहिए। 4 ऑर्बिटल कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 dsp2। dsp2 मतलब स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कैसा होता है, स्ट्रक्चर पता है स्क्वायर प्लेनर का, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। मतलब क्या है, ये 4 के 4 जो ग्रुप्स हैं वो क्या है, एक ही प्लेन में है और क्या बना रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं, तो क्या हो गया स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लेटिनम। प्लेटिनम मैंने बताया था ये कौन सी सीरीज़ का है, 3D 4D 5D, ये 5D सीरीज़ का है। 5D सीरीज़ के सारे क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाते हैं, ठीक है। चाहे जैसा मर्जी लिगेंड हो, आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और निकल और प्लेटिनम क्या है, एक ही ऑर्डर में पड़े होते हैं। निकल के नीचे होता है प्लेटिनम, प्लेटिनम के नीचे होता है आपके पास प्लेटिनम, ठीक है। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो सेम टाइप की क्या बन जाएगी, ज्योमेट्री बन जाएगी। ये भी क्या हो जाएगा, सेम स्क्वायर प्लेनर। वैसे ही आपके पास ये है, ठीक है, कॉपर अमोनिया का कॉम्प्लेक्स, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। समझ में लगा है टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर का। उन पे आ जाइए। एक एक एग्जाम्पल इसका करेंगे, बाकी आप खुद ट्राई करना, सारे के सारे सेम हैं। अब देखिए आपके पास ये वाला केस है, निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, निकल इज इन 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अमोनिया है। अमोनिया वीक फील्ड की तरह काम करेगा या स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह, वीक की तरह काम करेगा। देखो चाहे वीक की तरह काम करे। अब आपके पास देखो हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी होती है, D6 में sp3d2 या फिर d2sp3, ठीक है। या तो क्या होगी sp3d2 होगी, या तो क्या होगी d2sp3 होगी। अब अगर अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह यहाँ पे काम कर भी जाए तो भी आपके पास 2 तो अवेलेबल नहीं होंगे d ऑर्बिटल। आपको 2 d ऑर्बिटल चाहिए ना, 2 d ऑर्बिटल तो अवेलेबल नहीं होंगे। तो इस करके यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, यानी sp3d2। sp3d2 ये ऑर्बिटल्स क्या कर जाएंगे, आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, ठीक है। इसकी लिमिटेशन है, बाद में बताएंगे कुछ,
अभी यहाँ तक समझिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट केस आपके पास क्रोमियम का है, क्रोमियम है, वाटर है। अब देखिए वाटर क्या करेगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा या वीक की तरह, वीक फील्ड की तरह, ठीक है। यहाँ पे वाटर क्या करेगा, वीक फील्ड की तरह काम करेगा। उसके बाद सारे के सारे एग्जांपल आपके पास यही हैं। देखिए जनरली क्या होता है, जितने भी वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो क्या बनाते हैं, sp3d2, और स्ट्रॉन्ग फील्ड जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, d2sp3। मैक्सिमम केसेस में आपको यही देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने मैक्सिमम जो थे यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड लिख रखे थे, वाटर फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद अमोनिया, अमोनिया का मैंने बताया हुआ अगर आयरन हो 2 पॉजिटिव में तो अमोनिया भी क्या करता है, वीक फील्ड की तरह काम करता है, तो ये भी वीक फील्ड लिगेंड हो गया इस केस में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वैसे तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, लेकिन क्या है यहाँ पे आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड नहीं हो पाते, इस करके यहाँ पे ये भी क्या करता है, वीक फील्ड की तरह काम करता है। तो ये सारे के सारे क्या आपके पास वीक फील्ड, और इधर देखिए सारे के सारे आपके पास क्या आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है। अमोनिया 3 पॉजिटिव में स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा, अमोनिया 3 पॉजिटिव में स्ट्रॉन्ग फील्ड, Cn है, Cn दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, तो ये ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, एम्प्टी हो जाएंगे, प्रोवाइड हो जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो उस केस में आपके पास ये वाला बनता है, ठीक है। समझ में लगा ये अच्छे से? तो आपको यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन देखनी आनी चाहिए। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से देख ली, यहाँ से मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैग्नेटिक मूवमेंट भी आप निकाल सकते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालोगे कैसे, फार्मूला n+2 वही फार्मूला है आपके पास। n क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपने किसके देखने हैं, मेटल के देखने हैं, ठीक है। सिर्फ मेटल के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं आपने। मेटल में जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे फॉर्मूले में पुट करो, आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट निकल आएगा। समझ में लगा ये? कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट है आपके पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वीबीटी से एग्जांपल आ सकता है आपके पास कि हाइब्रिडाइजेशन बताइए, मैग्नेटिक मूवमेंट बताइए। अब देखिए जो वीबीटी था, वीबीटी में क्या थी, कुछ लिमिटेशंस थी। देखो जो मैंने आपको ये पहले बता दिया ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। वैसे तो ये वीबीटी की एक्सेप्शन में था, मतलब कि वीबीटी की लिमिटेशन में था, लेकिन क्या था आपको ये क्वेश्चन समझाने थे, इस करके मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो क्या था, जो आपके पास ये वीबीटी से हमने कॉम्प्लेक्सेस निकाले, वीबीटी के कॉम्प्लेक्स ये नहीं बता पाते थे कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा, कौन सा लिगेंड क्या होगा, वीक फील्ड की तरह काम करेगा। तो किसी केस में तो वो sp3d2 बना देते थे, किसी केस में वो d2sp3 बना देते थे, ठीक है। तो सबसे पहली लिमिटेशन यही थी कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा लिगेंड वीक फील्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये वीबीटी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरी बात, कलर स्पेक्ट्रा, ठीक है। हमने क्या बताया था कि जो कलर होता है वो किसके कारण आता है, डी ट्रांजिशन के कारण आता है। यहाँ पे तो हमने कोई भी डी ट्रांजिशन देखी ही नहीं, तो जो आपके पास वीबीटी थ्योरी थी वो क्या था, कलर के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तीसरी बात, मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में कुछ इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। देखिए क्या था, वीबीटी ये तो बता देती थी कोई पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पैरामैग्नेटिक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक है, लेकिन कितने एक्सटेंट तक कोई पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, उसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी वीबीटी। तो ये वीबीटी की कुछ लिमिटेशंस थी, इसी करके क्या आई थी नेक्स्ट आपके पास CFT।